अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्क की मुआशी, मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है और आज इन्हीं तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर हफीज पाशा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हालत इस वक्त ये है कि पूरे मुल्क में, चाहे जनूबी पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, इस वक्त सैलाब ने और बारिश के जो रेलिंग हैं इन्होंने तबाही मचा कर रख दी है। अवाम की कमर तोड़ महंगाई इस वक्त अवाम को उसका सामना है और अब हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल जो है वो कहर ढा रहे हैं और हमारे सियासतदान वो इस वक्त विफाक और पंजाब की सियासत में मगन है। ये कितनी बदकिस्मती की बात है सर कि हम एक ऐसी कौम जो अपनी आजादी का 75वां साल मना रही है और तबाही के दहाने पर है। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जो आप कह रहे हैं वो मुनासिब। सैलाब जो आया है, अब आप ये सोचिए कि बारिशों का जो लेवल रहा है वो हमारे सालाना एवरेज से तकरीबन 8 गुना। इतनी ज्यादा बारिश जब होती है तो सैलाब क्या, तूफान हर तरह से बह जाता है, हर चीज हमारी जो जमीन पे हो। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी भी रुझान जो है हमारे हुकूमत और अपोजिशन का वो सियासी मसाइल की तरफ है। हमें तो इस वक्त एक नेशनल गवर्नमेंट के सोचना चाहिए, इसलिए कि हर तरफ से मुश्किलात हमारे सामने आ चुके हैं। एक तरफ सैलाब जिसके जो तारीख का शायद सबसे नुकसानदेह होगा 2010 से तो यकीनन ज्यादा है, और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अफरात ज़र की रफ्तार तारीख के सबसे बुलंद लेवल पे जा चुकी है। आप पिछले महीने आपने देखा जुलाई के महीने में अफरात ज़र की रफ्तार 25%, और फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका यह है कि जब आप अपनी बिजली के बिल देखते हैं, पिछले महीने मेरी बिल जो आई है वो हर महीने के बिल से 2.5 गुना ज्यादा है। अब आप ये बताइए, मैं तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूं, तो आप सोचिए कि हम सब पे क्या हो रहा होगा। ये 3 चीजें मिल मिलाकर मुल्क को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि तबाही की तरफ लेके चली गई है, और अभी तक हमारा जो निजाम है वो इस पे मुनासिब तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और अब फौरन से फौरन हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने जो थोड़ा बहुत काम किया है रिलीफ वगैरह का, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर इससे बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी है। लोगों को अपने घर वापस देने हैं। जो लोग बगैर किसी शेल्टर के बैठे हुए हैं उनको खाना पहुंचाना, उनको ख्याल करना। देखिए ये हद से ज्यादा परेशान वक्त हमारे मुल्क में है, और वो भी उस वक्त जब हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। सर ये जो सूरत हाल है सैलाब की और खड़ी फसलों के तबाह होने से, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा पूरा तबाह हुआ, लाइव स्टॉक हमारा तबाह हुआ, इसके जब नताइज आना शुरू होंगे, आप कितनी बड़ी तबाहकारी देख रहे हैं आप। क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर वो सेक्टर है कि वो हमेशा, अगर मईशत बुरी तरीके से गिर रही हो और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर अच्छा चल रहा है तो वो परफॉर्म कर देता है, वो एक अच्छा जो है एक बड़ी अच्छी बैसाखी और सुतून बन जाता है। लेकिन जब एग्रीकल्चर सेक्टर इतने बुरी तरीके से मुतासिर हो तो क्या ट्रांसलेट होगा, किस लेवल पर ग़िज़ाई किल्लत होगी। और पहले ही हम अपनी तमाम अनाज जो है वो इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ये इक्वेशन तो बुरी तरीके से आउट हुई है। जी बिल्कुल हुई है। अब आप ये सोचिए कि ये खरीफ की फसल का वक्त था, सबसे ज्यादा नुकसान तो यकीनन कपास को हुआ है। हमारा तो पहले से ही डेफिसिट है कपास में। एक वक्त ऐसा था तकरीबन 10 साल पहले जब हम 14 मिलियन बेल कर लिया करते थे, अब मुश्किल से 7 पे आ गए हैं, और खुदा न खास्ता इस साल नुकसान की वजह से हम शायद और गिर जाएं। और कपास की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में ऊंची जा चुकी है।
اس کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں بے شمار پیسے ڈالر لگانے پڑیں گے، اور اگر شارٹیجز ہوئی تو ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بری طرح سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بلوچستان وغیرہ ایسے علاقوں میں جہاں پھل اور ماشاءاللہ سبزیاں ہوتی ہیں اور وہاں سے ہائی کوالٹی ہمیں چیزیں ملتی ہیں، وہاں بھی بے شمار نقصان ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ مختلف سبزیوں کی قیمتیں 40، 50، اب 60% تک جا چکی ہیں، اور ان کا اور بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ لہذا پچھلے 2 سال ماشاءاللہ ہمارا زرعی شعبے کی پرفارمنس اچھی رہی تھی، مگر اس سال شاید شرح نمو جو ہو وہ کافی منفی ہوگا۔ اس کے نتیجے میں باقی جو آپ کے سیکٹر ہیں، آپ کا صنعتی شعبہ، آپ کا سروسز کا شعبہ، سب متاثر ہوں گے، اور بڑے مشکل سے پاکستان اگر کوشش یہ ہونی ہے کہ منفی ہمارا پورا شرح نمو نہ ہو جائے، اس کے نتیجے میں بے روزگاری اور پریشانی افراط زر کے اضافے سے اور بھی ہوگا لوگوں۔ نہیں سر، آپ اگر نیگیٹو جو بات کر رہے ہیں یہ آپ ایز اے ہول جی ڈی پی کی بات کر رہے ہیں وچ واز اراؤنڈ 5.7 اور 5.6 سم تھنگ، اگر وہ نیگیٹو آتا ہے تو اتنا بڑا ڈکلائن آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو زرعی شعبہ ہے وہ تو یقیناً منفی ہوگا۔ آپ سوال کے 5% ہوگا، 10% ہوگا، کم از کم 5% تو ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوا تو آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے اس میں جو آپ کی را مٹیریل ہیں، جس میں خاص طور پہ آپ کے کپاس کا مسئلہ ہے، اس میں کمی آئے گی، ایکسپورٹس میں کمی آئے گی۔ تو اس طرح سے یہ جو نتیجہ ہوگا کہ آپ کا ایک شعبہ منفی ہوا تو باقی شعبے بھی بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ بس میری دعا یہ ہے کہ یہ منفی جو ہے جی ڈی پی نہ ہو، مشکل سے 1 یا 2%۔ اوکے، اب بات ساری یہ ہے کہ ان حالات میں یہ جو نیچرل کلیمٹی ہے، جب ہم آئی ایم ایف سے ڈسکس کر رہے تھے، نیگوشیٹ کر رہے تھے، ان کا ریویو تھا، تب حالات مختلف تھے، بٹ اب حالات مختلف ہیں۔ 2010 کا ہم نے سیلاب دیکھا، بڑا ڈیزاسٹر تھا، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تو ری نیگوشیٹ کیا جانا چاہیے اس وقت۔ اور جو ہمارے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، آپ ایمرجنسی اگر امپوز کرتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ کہا کہ جناب ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، اور اس کا فائدہ کیا؟ کیونکہ گراس روٹ لیول تک لوگوں میں ٹیکسز کے حوالے سے ریلیف ملنا چاہیے، ہمارے کسانوں کو سپورٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ سپورٹ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس ایمرجنسی کا اور ان سارے اقدامات کا؟ کیا بالکل جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اس پر غور ضرور کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ہمارے جو صوبے ہیں، ان کی حکومتیں جو ہیں، ان کا سب سے پہلا رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ ریلیف، اور پھر اس کے بعد میں ریکنسٹرکشن، گھروں کو پھر سے نیا بنانا، راستوں کو ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اس سال ایک بہت بڑا پروونشل سرپلس کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ تقریباً 850 ارب کی سیونگ اپنے بجٹ سے پروونشل گورنمنٹس دکھائیں گے۔ یہ اب کافی حد تک غیر ممکن سا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف فیڈرل لیول پہ بھی بہت سے خرچے کرنے پڑیں گے۔ آپ کے جو بڑے ہائی ویز وغیرہ ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، بہت سے علاقے جو ہیں وہ کٹ گئے ہیں، خاص طور پر نارتھ میں اور بلوچستان میں۔ تو اس لیے آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کا بھی جو خرچہ ہے وہ بھی اضافہ ہوگا۔ ایسے وقتوں پر عام طور پر جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ایک ملک کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ صرف اپنے ریسورسز سے کرے، مگر ایک مناسب ڈیسیشن جو آج لیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہوگا، اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ریلیف کے کچھ سپورٹ ملے۔ ساتھ ساتھ ہمیں آئی ایم ایف سے واضح طور پر اس بورڈ کی میٹنگ کے بعد پھر سے مل کر اگلے ریویو کے لیے صاف کہہ دینا پڑے گا کہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہم یہ جو بجٹ کے ٹارگٹس ہیں وہ ہم بڑے مشکل سے میٹ کر پائیں گے، اور دوسری طرف ہماری جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں کھانے پینے کی،
खास तौर पे बीट की इंपोर्ट आगे चलकर और फिर इस वक्त कपास की इंपोर्ट, ये जो है इसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स पर और प्रेशर पड़ सकता है। तो इमरजेंसी के तौर पर हमें IMF से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो न सिर्फ हमारे टारगेट्स को रिलैक्स करें मगर हमें किसी तरह से कुछ स्पेशल सपोर्ट भी दे। अच्छा सर, तारीख क्या कहती है? माजी में 2010 में जो ये, मुझे याद है कि उस वक्त बड़ा एक मसला हुआ था कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है, डोनर कॉन्फ्रेंस और ये सारी चीजें उस वक्त भी एक्टिवेट करने की कोशिश की गई थी, बट उसकी जो असेसमेंट है उसी के ऊपर पूरी बात नहीं हो रही थी कि इधर वो नुकसान $10 अरब का नुकसान हुआ या $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और जो पैसे मिले वो भी बड़े मिसमैनेज हुए। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इस पे क्या कहेंगे सर? बात दरअसल ये है कि जब करोड़ों लोग मुतासिर हो चुके हैं और हजारों घर तबाह हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग भी बेचारे इस दुनिया से जा चुके हैं, इसका पैमाना जो है, आज मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है जिसमें PDMA जो है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपने अपने एस्टिमेट्स पेश किए हैं कि कितना नुकसान हुआ है और उसको पूरा करने के लिए कितना बजट और कितना खर्चा जरूरी है। ये इसको लेकर आगे बढ़ना है, फौरन हमें खर्चे शुरू करने हैं, वरना लोग बेचारे कहीं भूख से नामुतासिर हो जाएं बुरी तरह से। लिहाजा ये एक नेशनल इमरजेंसी है। हमें तो मेरा ख्याल ये था कि हमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए और उस बेसिस पे IMF से बातचीत करें। ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त मुल्क में जो एक अजाब, एक कहर पाकिस्तानी अवाम के पास, जो बिजली के बिल इस वक्त आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं कि 200 यूनिट तक पे फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो माफ कर दी गई है, और कुछ खबरें आ रही है कि जनाब उसको जो है वो स्लैश किया गया है या उसको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर किया गया है, लेकिन फिर भी, और आप आपके उसमें आ रही होंगी कि जगह जगह के इलेक्ट्रिक का आज पता चला कि वहां पे कोरंगी या लांडी का जो उनका स्टेशन है वहां पे जाके लोगों ने तोड़फोड़ की। पूरे मुल्क में इस तरह के हालात हैं, तो ये तो और अवाम में इश्तियाल पैदा करेंगी ये चीजें इस वक्त, अगर हुकूमत इन चीजों को अगर एड्रेस नहीं करेगी तो। बात दरअसल ये है कि जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि हम जैसे रिटायर्ड प्रोफेसरों के बिल भी 2.5 गुना बढ़ गए हैं और आम शख्स जो है, मेरे घर में जो खातून काम करने आती हैं बेचारी, उसकी बिल जो है वो 3 गुना बढ़। देखिए, ये इस तरह के इजाफे जो होते हैं ये बिल्कुल नामुनासिब हैं। आपको ये करना चाहिए था कि ये आप जो, अगर आपका अंदाजा ये है कि जब सर्दी के मौसम आएगा उस वक्त जब बिल कम होंगे इसलिए कि कंजम्पशन कम होती है, उस वक्त आप उसको शिफ्ट करें कुछ हद तक। इस वक्त तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो शख्स 4 रुपए 6 रुपए बिल फी किलोवाट आवर दे रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि 10 रुपए और दो और उसके ऊपर सेल्स टैक्स, कुछ केसेस में इनकम टैक्स। ये क्या, ये सिलसिला तो बिल्कुल अनसस्टेनेबल है। लोगों का देश तहाशा बोझ पड़ेगा इसके नतीजे में, और कुछ केसेस में तो मुझे ऐसा लग भी रहा है कि बाज घरानों में तनख्वाह से भी ज्यादा बिल हो जाएगी। तो ये तो हद से ज्यादा नामुनासिब है। सर, फिर ऐसे इसका अंजाम क्या होगा, इसकी कीमत, ये जो कॉल है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो PTI की अगर बात कर लें, वो कह रहे हैं कि जनाब फ्रेश इलेक्शन कॉल हो, ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं कि इतना जो मैस इस वक्त हुआ हुआ है, फ्रेश इलेक्शन अगर कॉल हो जाते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं तो ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो आप एक साल क्या, आप एक दिन बाद इलेक्शन कॉल कर दें, अगर इसकी जमानत है कि तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे। इलेक्शन से इस वक्त केओस में और इजाफा होगा। आपको इस वक्त एक नेशनल हुकूमत, एक कंसेंसस, जिस तरह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में 2016 में एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जिसमें सब पार्टी शामिल थे, एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल था, और हमने बहुत बड़े डिसीजंस लिए टेररिज्म के खिलाफ, और उसके बाद में माशाअल्लाह हमारे फोर्सेस ने ज़र्ब-ए-अज़्म में बेहतरीन काम किया और बहुत सालों के लिए
अल्लाह के फजल से टेररिज्म पाकिस्तान में कम हुआ है। इसी तरह का एक सिलसिला बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। हम सिर्फ एक फ्रंट पे परेशान नहीं हैं, बेशुमार फ्रंट्स पर हमें प्रॉब्लम इस वक्त हो रहे हैं। ये ऐसा वक्त होता है जब सियासत भूलना पड़ता है, मुल्क को उस बारे में सोचना पड़ता है और सबको मिलकर आपस में तय करें कि क्या क्या इक़दाम लेने हैं और अर्जेंसी की बेसिस पर लिटरली कल हो सके तो ये डिसीजंस लेकर आगे बढ़े। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त नेशनल इमरजेंसी कॉल की जाए, उसके बाद सियासी जमातें जो है अपनी तरजीहात को बदले। ये मुल्क पर, वतन पर, यहाँ के लोगों पर बहुत कड़ा वक्त है और सबसे भारी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हमारे सियासतदानों की है कि वो आगे बढ़ें और सियासत को थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसे के लिए छोड़ दे और वतन की खिदमत करने का ये वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक। नाज़रीन इंशाअल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।